एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है RTE 2009। फैक्ट बेस पर ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हर फैक्चुअल पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है और 1 से 2 प्रश्न आपसे हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं RTE के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए RTE है क्या, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन 2009, है ना। तो RTE अगर दे दिया है तो इसका मतलब आपको कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आप में से काफ़ी साथी जानते भी होंगे, स्कूल में भी देखा होगा, जिसके अंतर्गत क्या है 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी क्या है, आपकी एजुकेशन रहेगी। ठीक है। दूसरी तरफ देखो, मैंने NCF 2005 लिखा हुआ है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ आ गया RTE की फुल फॉर्म क्या है, फैक्ट आपको पता होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, जिसके अंदर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये बिल जो है पास कब हुआ। ठीक है, ये बिल जो है आपका पास कब हुआ। तो देखिए, हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 4 अगस्त 2009 को जो है ये बिल क्या है आपका पारित हो गया। पारित का मतलब जो है पास हो गया। तो कौन सी डेट थी वो, 4 अगस्त 2009 थी। ठीक है, तो 4 अगस्त 2009 को हुआ, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को जो है इसे लागू कर दिया गया। तो बिल पास कब हुआ, 4 अगस्त 2009, और 1 अप्रैल 2010 को क्या है, इसको पूरे देश में क्या है, हमारे देश में मतलब लागू कर दिया गया। तो आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी, जो अभी भी है आपकी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसके इंटरनेट से भी जरूर रिसर्च करिएगा क्योंकि डेट आपको मिल जाएगी वहाँ पर। क्लियर। तो देखिए, RTE 2009 क्या कहता है, RTE 2009 कहता है, पॉइंट नंबर 1 ध्यान देना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज 6 to 14। तो देखिए, इसीलिए पॉइंट नंबर पहला देखिए कि राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि सभी के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी है, जिस भी बच्चे की उम्र जो है वो क्या है, 6 से 14 साल का है। ठीक है, और वो आपके दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा। ठीक है, फिर क्या है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एप्रोप्रिएट क्या है, गवर्नमेंट की रहेगी। जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को काम ये होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आ पाएँ, गरीब बच्चे भी आ पाएँ। 6 से 14 साल है, आपको पता है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो है गवर्नमेंट की भी क्या है, एक जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, और जो एडमिशन होगा, राइट टू एजुकेशन ये बोलता है, इसमें ये भी बात की गई है कि जो बच्चे का एडमिशन जिस भी क्लास में हम कराएंगे वो उसकी एज के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई 5 ईयर का बच्चा है, उसका एडमिशन किस एज में होना चाहिए, भले ही उसे कुछ ना आता हो, लेकिन एडमिशन जो होगा वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चा भाई मान लीजिए 11 साल का है, तो 11 साल का है, लगभग वो 7th के करीब होगा, 7th क्लास में होगा। तो ऐसा नहीं, बच्चा 11 साल का है और वो स्कूल गया ही नहीं जब तक, तो हम उसका एडमिशन जो है वो 4th क्लास में कराएं। नहीं, हम उसकी एज के अकॉर्डिंग दाखिला करेंगे कि बच्चा 11 साल का है तो लगभग 6th, 7th या 8th क्लास में, इन्हीं में से वैसे 7th क्लास में होगा, 5 साल में एडमिशन बच्चे का जैसे होता है। तो ठीक है, तो 7th क्लास में उसका दाखिला होना चाहिए। तो इसीलिए ये बोला गया है, ये कहता है कि एडमिशन जो बच्चे का होगा वो उसकी एज के अकॉर्डिंग ही होगा, इसीलिए उसकी जो एप्रोप्रिएट क्लास है उसमें उसका दाखिला होगा, यानी कि एज के अकॉर्डिंग जो भी उसकी एज है, और उस एज के अकॉर्डिंग बच्चे का जिस भी क्लास में दाखिला हो रहा है उसमें हमें उसका दाखिला लेना पड़ेगा, चाहे बच्चे को कुछ भी ना आए। मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर RTE ये भी कहता है कि स्कूल जो होता है उसमें जो स्कूल में जो रहेगा हमारा, वो 200 वर्किंग
स्कूल डेज होंगे पर ईयर में। यानी कि अगर हम बात करें जो भी सेशन लगा आपका, जो एक साल होगी, ईयर जो होगी, उसमें आपका 200 दिन का वर्किंग स्कूल का होना चाहिए। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एज पर था 2009 आरटीई के अकॉर्डिंग स्कूल में जो है लगभग कितने दिन स्कूल होना चाहिए, तो आपका आंसर जो है एक ऑप्शन मिलेगा 200। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो आरटीई के अकॉर्डिंग जो है वो स्कूल का जो है हर साल जो है स्कूल जो काम करेगा, वर्किंग डेज जो होंगे वो 200 दिन के होंगे आपके। क्लियर हुआ। और जो क्लासेस की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि क्लासेस जो रहेंगी वो 4 घंटे रहेगी डेली। तो टीचिंग टाइम जो रहेगा, यानी कि जो विद्यालय खुलेगा उसमें 4 घंटे जो है आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो 4 घंटे की क्लासेस कंपलसरी है इसके अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर क्या है, 800 आर की जो है वो टीचिंग टाइम पर ईयर का आपका बन जाता है, जिसमें हम आपको बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, जो 2.5 घंटा रहेगा, 4 घंटे हुए, ठीक है, 4 से 5 घंटे लगता है, तो जिसमें से 2.5 घंटे जो है हम बच्चे को पढ़ाएंगे लैंग्वेज एंड ईवीएस। क्या पढ़ाएंगे, 2.5 घंटे जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हम लैंग्वेज पढ़ाएंगे और ईवीएस पढ़ाएंगे। इसके लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा, लेकिन ये 2.5 घंटा इसके लिए दिया गया है, और जो है 1.5 घंटा जो हम देंगे वो स्पेशली मैथ के लिए दे दिया जाएगा। तो देखो 2.5 ये हो गया, 2.5 में आधा उधर मैंने करा तो 3 हो गया, और 1 घंटा ये। तो ये क्या कह रहा है कि मैथ पर ज्यादा ध्यान देना है, तो स्पेशली मैथ के लिए बच्चे के लिए 1.5 घंटा देना चाहिए। भले ही स्कूल आपका फॉलो, आप भी पढ़ के आए हो, भले ही उसने फॉलो किया हो या ना हो, लेकिन एज पर इसके अकॉर्डिंग ये रूल फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पढ़ा रहा हूं जो फैक्चुअल है, तो आपको पता हो गया। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन, है ना, यानी कि राइट टू एजुकेशन के अनुसार मैथ को एक विद्यालय में कितने घंटे पढ़ाना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा, 40 मिनट, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट नहीं होता, 1 घंटा, ठीक है, या आपका 1.5 घंटा, या नन ऑफ दीज। अगर आपको फैक्चुअल पता है तो आप लगा कर आओगे कि अकॉर्डिंग टू आरटीई ये कहता है कि स्कूल में मैथ जो है वो 1.5 घंटा, जबकि 2.5 घंटा जो है वो लैंग्वेज और ईवीएस यानी कि अदर सब्जेक्ट के लिए 2.5 घंटा, और 1.5 घंटा जो है वो स्पेशल मैथ के लिए देना चाहिए। क्लियर हो गया, होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर होगी। इसीलिए अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स और टीचर का जो है रेशियो क्या होना चाहिए ये बताता है। यानी कि क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो उन पर एक टीचर होना चाहिए। अब क्वेश्चन किस तरीके से देता है, क्वेश्चन देता है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो ये बताओ टीचर की संख्या कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दे देगा 1 होनी चाहिए, ऑप्शन दूसरा है 2 होनी चाहिए, ऑप्शन तीसरा है 3 होनी चाहिए, और चौथा ऑप्शन दे दिया उसने नन ऑफ दीज। अब बताओ आप किस पर टिक कर आओगे, आप कर आओगे कि भाई 2 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 30 पर एक, ये स्टूडेंट की संख्या है, ये टीचर की संख्या है। तो भाई अगर 30 जो है स्टूडेंट हैं तो टीचर कितने हैं, टीचर 1 होगा। तो 30 से तो ज्यादा हो गए, 40 हो गए, तो 40 पर क्या होगा, एक और टीचर बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 40 है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे होंगे, यहां पर जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स और टीचर का जो है जो रेशियो होना चाहिए वो 30:1 का होना चाहिए। यानी कि क्लास में 30 विद्यार्थी हैं तो उन पर 1 है, यानी 1 टीचर है तो उसके पास 30 बच्चे ही पढ़ सकते हैं। और आपने देखा होगा 35 दे दे तो भी 2 है, अगर उसने दे दिया 65 तो कितने करोगे भाई, जोड़ते हुए चले जाओ, क्लियर कर दोगे। तो इसीलिए बोला है स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो जो है वो 30 और 1 का होता है, ठीक है। 30 बच्चों पर एक क्लास में, एक कक्षा में 1 टीचर होगा। आशा करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं। ये कहता है कि जो विद्यालय में जो काम कर रहे हैं, टीचर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए 95% अटेंडेंस जो है वो टीचर की क्या है, कंपलसरी होनी चाहिए। तो 95% जो है टीचर की अटेंडेंस है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है अकॉर्डिंग टू आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के अनुसार टीचर की कितनी परसेंटेज अटेंडेंस होनी चाहिए। तो आपको पता लग गया कि 95% जो है वो अटेंडेंस उसकी होनी चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट्स की पूछ भी सकता है, तो स्टूडेंट्स की 75 अटेंडेंस जो है वो स्टूडेंट्स की भी होनी चाहिए। और आपसे विद्यालय में बोलते भी होंगे बेटा तेरी अटेंडेंस कम पड़ जाएगी, पेपर में नहीं बैठने दूंगा, ऐसे बोला जाता होगा कभी कभी,
लेकिन ये एक टीचर को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये है कि 75% अटेंडेंस जो है वो विद्यार्थी की यानी स्टूडेंट्स की भी कंपलसरी होनी चाहिए आपकी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए कुछ सीटें जो हैं जो हमारे पब्लिक स्कूल होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक स्कूल होते हैं उसमें EWS कोटा होता है। EWS के आपने एडमिशन भी सुने होंगे, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है हमारा, तो उसमें जो है कोई भी स्कूल है उसमें 25% जो है सीट जो रिजर्व रहेगी, 25% सीट जो रिजर्व रहेगी बेटा वो किसके लिए रहेंगी? EWS के लिए रहेंगी। तो EWS के फॉर्म भी निकलते हैं हमारे एडमिशन के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग है? RTE के अकॉर्डिंग है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब कुछ वैसे मैं NCF आपको पढ़ाऊंगा, कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो NCF 2005 के है। ये इसको बोलते हैं हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था। इसके बारे में डिटेल वीडियो भी आएगी आपकी। लेकिन NCF 2005 जब हम ये पढ़ रहे हैं बच्चों की, तो ये कहता है कि बच्चे को होमवर्क कैसे देंगे। तो जो भी बच्चा है वो क्लास फर्स्ट में या सेकंड में, तो उसको हम नो होमवर्क यानी कि कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ऐसे बात है कि अकॉर्डिंग टू NCF 2005 क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए कितना होमवर्क देना चाहिए। देखिए स्कूल तो देते हैं, पब्लिक स्कूल में आप में से कुछ पढ़े भी होंगे या कहीं पर भी तो देते हैं, लेकिन ये कहता है कि भाई हमें बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं देना है। जो बच्चा क्लास थर्ड से और फिफ्थ तक का है उसके लिए हमें 2 घंटे का होमवर्क देना है, लेकिन किसमें? पूरे वीक में। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि अकॉर्डिंग टू NCF मतलब NCF 2005 के अनुसार क्लास थर्ड से लेकर 5 तक के बच्चे के लिए कितना होमवर्क देना चाहिए। तो पूरे वीक में लगभग 2 घंटे का होमवर्क आपको देना चाहिए। ठीक है, ऐसी क्लास 6 से लेकर 8 तक 1 घंटा डेली। तो जो बच्चा 6 से और 8 में आ गया है उसे आप 1 घंटा डेली का जो है क्या है होमवर्क दे सकते हो। 9 से 12 तक जो है 2 घंटे यानी 2 आवर्स डेली का होमवर्क आप दे सकते हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं, वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें जो पेपर बनता है तो ये कहता है कि शॉर्ट आंसर होने चाहिए, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप्स जो है वो होने चाहिए, जो लगभग 25 से 40%। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो 25 से 40% आपके होने चाहिए 100% में से। तो 40%, 25 से 40% के बीच में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है बच्चे के पेपर को बनाते समय करने चाहिए। तो आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ भाई क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चे के लिए आप कितना होमवर्क दोगे, आपका जवाब होगा कि सर हम 1 घंटा डेली देंगे। मैंने बोला 9 से 12 तक के बच्चे के लिए आप कितना होमवर्क दोगे, आप बोलोगे 2 घंटा डेली का देंगे। मैंने बोला पहली और दूसरी के बच्चे को होमवर्क देखो, आप बोलोगे कोई ज़रूरत नहीं है सर, कोई होमवर्क देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूछा थर्ड से लेकर 5th तक के लिए कितना होमवर्क दोगे, आप बोलोगे 2 घंटा पूरे वीक में। ध्यान देखना पूरे वीक में दोगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें ये समझ आ चुकी होगी कि RTE 2009 क्या कहता है। वो ये कहता है कि सभी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये है, कब लागू हुआ, कब पारित हुआ वो डेट आपको पता होनी चाहिए। एडमिशन एज के अकॉर्डिंग रहेगा और एज के अकॉर्डिंग जिस भी क्लास में होगा उसमें होगा। 200 वर्किंग डे होने चाहिए, 4 घंटे की डेली टीचिंग टाइम होनी चाहिए। टोटल अगर इसको टाइम करोगे तो लगभग 800 निकल के आ देंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 800 घंटे निकल के आगे। तो पर घंटे में भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए 2.5 घंटे जो है वो अदर सब्जेक्ट के लिए देंगे, 1.5 घंटा स्पेशल मैथ के लिए, क्योंकि मैथ जो है बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और उस पर समय भी ज़्यादा चाहिए, मैं भी यही मानता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स टीचर का रेशियो 30 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। ठीक है, क्लास में पूछ लेता है कि एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं तो उसमें कितने टीचरों की आवश्यकता है, तो 2 टीचर हो गए। 30 है तो कितने हो गए, तो 1 ही रहेगा। ध्यान रखना 30 से 31 भी हो गए तो 2 होंगे आंसर। ठीक है, 95% अटेंडेंस टीचर के लिए कंपलसरी है, 75 अटेंडेंस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, 25% सीट जो है वो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। NCF 2005 के अकॉर्डिंग कभी कभी पूछ लेता है, पहली दूसरी में कोई होमवर्क नहीं देंगे, थर्ड से लेकर 5th तक वीक में पूरे वीक में 2 घंटे का देंगे, 6 से 8 तक जो है 1 घंटे का डेली देना है, और 9 to 12 जो है वो 2 घंटे का डेली हमें होमवर्क देना है। क्वेश्चन पेपर अगर हम बना रहे हैं तो उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ज़्यादा वेटेज हमें रखनी चाहिए, 25 से 40% के बीच में।
ये परसेंटेज ही कभी कभी पूछ ली जाती है। तो ये था, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट एवं सजेशन है तो कमेंट आप कर पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।